गांव में बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। दरअसल देर रात बदमाशों ने एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार कार मालिक अपनी पत्नी के इलाज के लिए राजधानी रांची गए हुए थे और इसी दौरान खाली घर का फायदा उठाकर बदमाशों ने कार में आग लगा दी। बाइक से आए 2 संदिग्ध पर आगजनी के शक जताए जा रहे हैं। इस घटना में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। इलाके में दहशत का माहौल नजर आ रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अगली खबर आपको देवघर से बताएंगे, जहां चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला जसीडीह थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बना लिया। मकान मालिक अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे और घर को खाली देखकर चोरों ने नगद समेत जेवरात और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोरी किए गए सामान की कीमत लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। चोर सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी अपने साथ लेकर गए हैं। सूचना मिलने पर जसीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी है। तो सबसे पहले जो है ना, हम इधर आए राशन का एक झलक देखें रखे क्या आज नहीं है, तो हम जैसे आए तो देखे सब मिट्टी गिरा हुआ है। तो हमको लगा कि ये कैसे मिट्टी इस जगह रख दिया है, ये गाड़ी से निकालता साफ सुफ नहीं करता है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े देखे एक ताला गिरा हुआ था। जैसे ही ताला गिरा हुआ देखे तो मेरा म्याज चक गया कि क्या हुआ है। तब हम इसका गेट तरफ ध्यान दिए तो देखते हैं खुला एकदम सब टूटा हुआ है, सब ये है। तो प्रमोद जी हमको बोला कि प्रमोद फोन किया सर, बोला जाइए वहाँ। प्रमोद जी वीडियो कॉलिंग करके हमको दिखाया, ताला वहाँ काट दिया पूरा। तब वहाँ से मार हम 2 आदमी छोड़ के आए वहाँ से। इस बीच हजारीबाग से एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बताएं, अवैध कोयला खनन के दौरान हादसा हो गया है। इस हादसे में मजदूर की मौत की सूचना है। खदान धंसने या मलबा गिरने से हादसा हुआ है। एक मजदूर की मौत, 2 लोग घायल हुए हैं। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। इस मामले को दबाने का भी आरोप लग रहा है। अवैध खनन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और खनन विभाग जांच में जुटी हुई है। बड़का गांव का मामला बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर हजारीबाग से आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अवैध कोयला खनन के दौरान हादसा हो गया है। इस हादसे में मजदूर की मौत की सूचना सामने आ रही है। और इस खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर हजारीबाग से जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो पूरा मामला है वो बड़का गांव क्षेत्र का है। बताया जाता है कि कथित तौर पर एक अवैध रूप से कोयला का जो है उत्खनन हो रहा था और इसी बीच जो है माइंस के अंदर जो मजदूर जाते हैं और चाल धंसती है, उसमें 3 जो है वो चपेट में आते हैं। एक की जो है वो मौत बताई जा रही है, 2 अन्य घायल है। लेकिन अगर पूरे मामले में अगर देख ले तो परिजनों के द्वारा पुलिस को आवेदन प्राप्त हुआ है कि उनकी बीमारी से मौत हुई है। लेकिन इस पूरे मामले पर बड़का गांव के एसडीपीओ ने कहा है कि फिलहाल जो है मामले की छानबीन की जा रही है, सच्चाई जल्द ही जो है वो सामने आएगा। लेकिन लगातार इस तरीके से जो कोयला के उत्खनन हो रहे हैं, इस पर जो है कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा हो रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको गुमला से खबर बताएंगे, जहां शनिवार की देर रात पालकोट थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल साहू निवासी लौंगा की रविवार की देर शाम रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस दुर्घटना में दूल्हे के पिता कलेश्वर साहू और मनोज ठाकुर दीन बंधु साहू की मौत शनिवार को ही हो गई थी। मुकुंद साहू को गंभीर परिस्थिति में सदर अस्पताल गुमला लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया। उपचार के दौरान रांची में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। और इस बीच चाईबासा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 2 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। मजदूरी कराने के लिए ले जाया जा रहा था मुंबई। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से रेस्क्यू किया गया है। आरपीएफ और जीआरपी टीम ने रेस्क्यू किया। डालसा बाल संरक्षण केंद्र की टीम काउंसलिंग कर रही है। मनोहरपुर के शालीमार से रेस्क्यू किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मजदूरी करने के लिए बच्चों को ले जाया जा रहा था। 2 नाबालिग का रेस्क्यू लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से किया जा चुका है। आरपीएफ थाना आया और वहाँ पर ही इन सब का काउंसलिंग किया। काउंसलिंग के दौरान पता चला कि ये जो बच्ची है ये चक्रधरपुर ब्लॉक की है। तत्पश्चात हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए इन बच्चों को अभी शेल्टर होम चाईबासा भेजने की तैयारी कर रहे हैं। साथ में इन बच्चों को हम लोग आगे
जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है ताकि बच्चे पलायन ना हो और उसको घर में ही उसको आर्थिक लाभ मिले, तो 4,000 रुपये प्रति महीना इसके लिए हम लोग रिकमेंडेशन करेंगे ताकि इसके बच्चे अपने घर में ही रहे, आगे की पढ़ाई कर सके। अगली खबर जमशेदपुर से आपको बताएंगे, जहां के गोलमुरी थाना क्षेत्र में 14 जून की देर रात हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस दौरान एक पिस्टल, एक जिंदा गोली, एक खोखा बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार 14 जून की रात करीबन 11:30 बजे गोलीबारी हुई थी, जिसमें सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के निवासी 29 वर्षीय दीपक कुमार झा गंभीर रूप से घायल हुए। शराब वगैरह पी रहे थे तो शराब खत्म हो गया था, तो ये जिद किया कि हमको भी पिलाओ। तो उसी में क्रम में दीपक झा के साथ इसका कुछ बकझक हो गया। तो बकझक होने के बाद गुस्सा गुस्सी में अपने पास के पिस्टल से फायर कर दिया, जो दीपक झा के पैर में लग गई गोली। राजधानी रांची से एक और बड़ी खबर आ रही है। कई आदिवासी संगठन का गोलबंद है। परिसीमन के खिलाफ गोलबंद करेंगे। 2 अगस्त को आदिवासी संगठनों का महाजुटान होना है। परिसीमन के खिलाफ महाजुटान होगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता रहे हैं। आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। इस बीच बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासियों के बीच भेदभाव पैदा करना और दीवार खड़ी करने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने सभी संगठन से एकजुट होकर रहने की अपील की है। तो देखिए, 2 अगस्त को आदिवासियों का महाजुटान होगा। परिसीमन के खिलाफ ये महाजुटान होगा, गोलबंद होंगे और इसके लिए तैयारियां अभी से ही की जा रही है। परिसीमन के खिलाफ इस महाजुटान को लेकर भव्य तैयारी है। आदिवासी संगठन गोलबंदी करेंगे और परिसीमन के खिलाफ ये गोलबंद होगा। आदिवासी संगठनों का गोलबंद होना है। हम परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा झारखंड प्रदेश दूसरे प्रदेश से बिल्कुल अलग है। इस राज्य को आदिवासी प्रदेश के रूप में जाना जाता है और इस राज्य का निर्माण ही आदिवासियों के लिए हुआ है। अब जो यहाँ जो परिसीमन होगा उसमें यह है कि आदिवासियों का सीट घटे नहीं, बढ़े लेकिन घटे नहीं, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, शेड्यूल इलाका भी है। और अगर आप देखेंगे जनसंख्या के अनुपात में तो राज्य के आसपास के हिस्से में आपका जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन, बाहर से आए हुए पॉपुलेशन का बढ़ा हुआ, उसकी आबादी बढ़ी हुई है। और देखिए, परिसीमन को लेकर सियासत राज्य में पुरजोर तरीके से की जा रही है। खासकर आदिवासी संगठनों की ओर से इसका विरोध लगातार हो रहा है। 2 अगस्त को आदिवासी संगठनों की ओर से रांची में महाजुटान का आयोजन किया गया है। जेवीएम ने परिसीमन को एक षड्यंत्र बताया और ये कहा कि इसके पीछे आदिवासी सीटों में कटौती की तैयारी की जा रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि राज्य में आदिवासी सीटों में कटौती कभी नहीं की जा सकती है। मन एक ऐसा षड्यंत्र है, खास करके झारखंड के लिए। आदिवासी सीटों को घटाने का एक कुचक्र, एक साजिश, और उस साजिश को हम लोगों ने पहले भी नाकाम किया है। तमाम लोगों ने, तमाम संगठनों ने, और हमारी पार्टी तो विशेष तौर पर इसको एक ज्वलंत मुद्दा हमारी पार्टी के नज़र में है। और आदिवासियों का अस्तित्व बचाने की दिशा में झारखंड को कोई अन्य राज्य अपना उपनिवेश न बना ले, इसलिए ये प्रयास आवश्यक है। मैं आदिवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि जेएमएम आपको बरगला रहा है, या कोई भी पार्टी अगर आपको इस तरह से बरगला रहा है तो आप उस पर मत जाइए। मोदी जी पर विश्वास रखिए और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखिए। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को बनाया है, संवारने का काम और इसे बढ़ाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। आदिवासियों का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी जानती है। और इस तरह से आपको एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में एक भी सीट आदिवासियों का कम नहीं करेगी। यह इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आपके मन में आंदोलन है, आप कीजिए, परंतु यह आपका आंदोलन व्यर्थ ही होगा। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के मयूरभंज स्थित पहाड़पुर गांव में आदिवासी समाज के जाहिर स्थान जाकर ट्राइबल समाज को बहुत बड़ा सम्मान दिया। उनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने
जब न्यूज 18 ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी झारखंड आएंगे तब उन्हें झारखंड के जाहिर स्थान भी लेकर जाएंगे। चंपाई सोरेन ने झारखंड में एक और हूल आंदोलन पर भी जोर दिया और घुसपैठियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है। उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रायरमपुर पहाड़पुर गांव के जाहिर स्थान में देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आदिवासी का जहां आस्था अस्मिता जुड़ा हुआ है, जो मारांगबुरु जाहिर आयो लिटे गोसाई मोड़े को तुरुई को उस जगह में डोबो जोहार किया, प्रणाम किया। अगर पीएम मोदी कभी झारखंड आते हैं तो क्या आप भी लेकर जाएंगे जाहिर स्थान, झारखंड का जाहिर स्थान? निश्चित रूप से, क्योंकि अभी भी जरूरत है सेकंड हुल होने, क्योंकि आज पाकुड़ जिला में 15,000 एकड़ से ज्यादा आदिवासी का जमीन बाहर से आदमी आके कब्जा कर लिया है। और देखिए, दिवंगत गुरुजी शिबू सोरेन को 23 जून को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। स्वर्गीय गुरुजी की ओर से राष्ट्रपति के हाथों ये सम्मान उनके पुत्र और सीएम हेमंत सोरेन ग्रहण करेंगे। जेएमएम ने इसको लेकर केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया और साथ ही एक टीस भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गुरुजी को भारत सम्मान मिलता तो ज्यादा खुशी होती। वहीं बीजेपी ने भी केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि आदिवासी समाज को सम्मान देने का काम पीएम मोदी ही कर सकते हैं। एक टीस है मन में कि भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए थी, परंतु चलिए, जिन कारणों से भी ना मिला, आज भी वो हकदार हैं उस उपाधि, उस सम्मान के। लेकिन फिलहाल जो सम्मान केंद्र सरकार दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार को। और हर्षोल्लास का दिन पूरे झारखंड, और झारखंड ही नहीं, झारखंड के बाहर भी जो खबर तो है कि जाना है, माननीय मुख्यमंत्री खुद वो सम्मान ग्रहण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार कभी भी बदले की भावना या पक्ष विपक्ष नहीं देखती है। जिनका जो सम्मान करने का जिनको हक है और जिनको जो जगह है उन्हें देती है। और ख़ास करके मोदी जी झारखंड के लिए और झारखंड वासियों के लिए वो सदा खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। आज अगर उन्होंने शिबू सोरेन जी को सम्मान करना का बीड़ा उठाया है तो उन्हें मैं भी भाजपा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। और जेएमएम को समझना चाहिए कि अगर उनको कोई सम्मान देगा तो भारतीय जनता पार्टी ही देगा। अगली खबर रामगढ़ से आ रही है, जहां सीसीएल अरगड्डा एरिया के सिरका खुली खदान में बंद अंडरग्राउंड माइंस का घुसने के बाद निचले बेंच में कोयला प्रोडक्शन अभी फिलहाल बंद है। हालांकि ऊपरी बेंच में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ओबी निकालने का काम लगातार जारी है। हैवी मोटर लगाकर पानी निकालने का प्रयास शुरू किया जा चुका है। ओपन कास्ट माइंस के लोअर बेंच में 10 से 12 फीट पानी भरा हुआ है। मैं मौजूद हूँ सीसीएल अरगड्डा एरिया के सिरका ओपन कास्ट माइंस में। आप देख सकते हैं, इसी माइंस में रविवार को देर शाम को अंडरग्राउंड माइंस चाणक का पानी घुस गया, जिसके बाद से यहाँ पर कोयले का उत्पादन फिलहाल बंद है। हालांकि ऊपरी बेंच में ओबी और कोयला निकालने का प्रयास यहाँ पर शुरू किया गया है। राहत की बात है कि पानी भरने के समय सारे मजदूर बाहर निकल गए और मशीनों को भी समय रहते बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल देख सकते हैं सिरका ओपन कास्ट माइंस में पानी पूरा भरा हुआ है। बताया गया कि कल कोयला निकासी के लिए ब्लास्टिंग किया गया था और उसके बाद कोयला निकालने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान बंद पड़े चाणक भूमिगत माइंस का गैलरी जो है वो किसी तरह से खुल गया और उसमें भरा पानी सीधे ओपन कास्ट माइंस में तेजी से भरने लगा। इस दौरान सारे मजदूर यहां से बाहर निकल गए सुरक्षित और उसके बाद मशीनों को प्रबंधन ने किसी तरह से बाहर निकाल लिया है। फिलहाल यहां पानी निकालने के लिए कई मोटर यहां पर लगाने का काम यहां पर शुरू किया जा रहा है। फिलहाल निचले जो बेंच है उसमें कोयले का उत्पादन और अभी फिलहाल बंद है। हालांकि ऊपरी बेंच में देख सकते हैं यहाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से ओबी निकाला जा रहा है। इस माइंस में ओबी का उत्पादन आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाता है, जबकि कोयले का उत्पादन डिपार्टमेंटल यानी सीसीएल करती है। फिलहाल देख सकते हैं कई मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं और लेकिन पानी जो है वो ओपन कास्ट माइंस में फिलहाल भरा हुआ है, जिसके कारण फिलहाल निचले बेंच में कोयले का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। और हालांकि राहत की बात है कि यहाँ पर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, एक बड़ा घटना होने से बच गया। जावेद खान, न्यूज़ 18।
खबर जामताड़ा से आ रही है, जहां बरजोरा मध्य विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं की कमी बच्चों की पढ़ाई पर भारी पड़ रही है। स्कूल में पानी का संकट, क्लासरूम और शिक्षकों की कमी और अधूरी बाउंड्री वॉल जैसी समस्या लंबे वक्त से है। खराब पड़े चापाकल की वजह से छात्र, शिक्षक और रसोइया गांव में पानी लाने को मजबूर हैं। स्कूल में पानी नहीं है? नहीं। कहाँ धोने जाना पड़ रहा है? कितना दूर है? अंदर क्या है? चापाकल क्या स्थिति? चापाकल खराब हो गया। क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पर पानी का दिक्कत है, पानी नहीं आता है। मतलब जब धूप कम हो जाता है तो यहाँ पर लोग बाहर पकड़ लेते हैं, पानी नहीं मिलता है। चापाकल जाते हैं। कितना दूर है? थोड़ा दूर है, पैदल जाना पड़ता है। इस स्कूल में तो फिलहाल सबसे बड़ी समस्या पानी की है, क्योंकि यहाँ पर जो चापाकल है वो काम नहीं कर रहा है। रसोइया लोग को भी वहाँ खाना बनाने के लिए शाम में वहाँ दूर जाकर चापाकल से पानी ढो के लाना पड़ रहा है। बच्चों को भी पीने का पानी वहाँ से लाना पड़ रहा है। हम लोग भी अपना घर से पानी, एक बोतल पानी ला के पूरा दिन चलाते हैं। बाथरूम में भी हम लोग को पानी पर्याप्त सुविधा नहीं है कि हम लोग बाथरूम में अच्छा से पानी डलवाए कि पानी डालें। तो पानी का यहाँ बहुत बड़ा समस्या है। बड़ी समस्या है यहाँ पर, पानी बहुत दिक्कत है। पानी दिक्कत है और पानी के लिए बच्चे लोग को बाहर से वहाँ आंगनबाड़ी से घर से लाना पड़ता है। बाथरूम में भी सफाई नहीं हो पा रही, पानी नहीं है। और एक पंप है जो पानी नहीं उठता है। सबसे बड़ी दिक्कत पानी है। खाना बनाने के लिए भी पानी, जो रसोइयाँ हैं लोग लाना पड़ता है, देरी होता है खाना बनाने के लिए। और उसके बाद दूसरी बात है, हम लोग सब शौचालय में पानी नहीं दिया जा रहा है। पर जो लोग दूर से पानी ला के बाथरूम में दे जाता है, जो कि सबसे ख़राब चीज़ें यहाँ पर है। सबसे पहले मैं वहाँ जाकर के देखूंगा कि वस्तु स्थिति क्या है, किस प्रकार से दिक्कत हो रही है। और इस पे पेयजल के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनसे मैं त्वरित पत्राचार करूंगा, उनसे दूरभाष पे बात भी करूंगा कि उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इसके अलावा फिर वहाँ पे जाने पर ही वस्तु स्थिति समझ में आएगी कि और क्या समाधान किया जा सकता है। और ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि स्कूल में पानी की व्यवस्था आखिर कब पूरी होगी? नए क्लासरूम की स्वीकृति कब मिलेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। शिक्षकों को कब नियुक्त किया जाएगा? उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और देखिए, बच्चे देश के उज्जवल भविष्य होते हैं और ऐसे में इन भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? प्रभावित पढ़ाई की भरपाई आखिर कैसे होगी? बच्चों की सुरक्षा क्या राम भरोसे है? और अगर ऐसा है तो आखिर क्यों? खबर बोकारो से है, जहां सरकारी बस स्टैंड आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। 1970 में शुरू हुए इस बस स्टैंड में पहले हर दिन करीबन 40 बस बिहार और झारखंड के लिए रवाना होती थी, अलग अलग शहरों में चलती थी। लेकिन संपत्ति बंटवारे के बाद इसका संचालन ही बंद हो गया। करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति और करीब 6 एकड़ जमीन अब वीरान पड़ी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये परिसर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। बंद हुआ है जब झारखंड सरकार और बिहार का बंटवारा हो गया, उसके बाद यहाँ बंद हो गया। यहाँ लगभग 40 बसें चलती थी। यहाँ से दरभंगा भी जाता था, छपरा भी जाता था, सिवान भी जाता था, बक्सर जाती थी और टाटा, रांची, रामगढ़ सब गाड़ियां चलती थी। झारखंड के बदलते मौसम के मिजाज की, तो राज्य में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जून से 27 जून तक मानसून बना रहेगा। रांची और आसपास के जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवा चलेगी और इसके साथ ही आंधी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की जा चुकी है। रांची में रविवार की सुबह हल्की बारिश दर्ज हुई, जबकि आसमान में घने बादल छा गए। मौसम को लेकर अधिक जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 27 जून तक मानसून की ये स्थिति, यानी आसमान में बादलों का जुटान राज्य भर में बना रहेगा। लेकिन राजधानी रांची की बात करें तो हमेशा की तरह कहानी वही है कि वास्तव में आसमान में बादलों का हुजूम तो दिख रहा है, बादल गरज तो रहे हैं, लेकिन बादल बरस नहीं रहे। आपको बता दें कि राजधानी रांची में आज सुबह कहीं कहीं छिटपुट बारिश हुई, लेकिन आसमान में बादल नजर आ रहे हैं। एक माहौल बन रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। मत तक कह सकते हैं कि बादलों का गुस्सा तो दिख रहा है, लेकिन गुस्सा पानी के तौर पर
जमीन पर नहीं आ रहा। कुल मिलाकर देख सकते हैं कि अगर आसमान की तस्वीर आपको दिखाएं तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही है कि झारखंड से आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में एक कह सकते हैं वहां तक एक टर्फ बना हुआ है और ये टर्फ जो है मानसून को सक्रिय कर रहा है। तो ऐसे में आज 22 जून को जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि रांची और आसपास के जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और वास्तव में इस दौरान सतर्क रहने की चेतावनी जारी की गई, चूंकि मानसून इस दौरान सक्रिय रहेगा और 27 जून तक मानसून का ये असर जो है बारिश के रूप में दिखने की संभावना जाहिर की गई है। लेकिन जाहिर है कि अल नीनो की जो स्थिति बनी है उसमें झारखंड में मानसून को कमजोर बताया गया है। ऐसे में टुकड़ों टुकड़ों में मानसून जो है अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन आज से लेकर 27 जून तक वास्तव में मानसून की बारिश का इंतजार कीजिए, सतर्क रहिए, चूंकि वास्तव में ऐसे माहौल में खेती जो है उसे पानी की ज़रूरत है। लेकिन मानसून फिलहाल बादल के तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन बारिश के तौर पर नहीं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से